सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। सैर ज़ुहैब मेरे साथ मेरी साथी एंकर मौजूद हैं और खुसूसी नशरियात इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान में आज इंतखाबात हो रहे हैं। तकरीबन 7.5 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। टर्नआउट पिछले 2 इंतखाबात से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 320 उम्मीदवार हैं और तकरीबन 23 नशिस्तें हैं जिस पर इंतखाबात होंगे। और माजी के जो यहाँ पर 2 नशिस्तें जो असम्बलियाँ बनी हैं उसमें ये देखने को मिला है कि जब विफाक में जिसकी हुकूमत होती है, जिस जमात की हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत बनती है। वहाँ के लोगों की ज़्यादातर सोच ये है कि उसी को वोट दो जो कि मरकज़ में हुकूमत में है, ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें, हमें फंड्स मिल सकें, जो हमारी मुश्किलात हैं उसको ओवरकम किया जा सके। लेकिन अभी तक अब तो खैर 5 बजे वोटिंग का अमल ख़त्म हो चुका था, अब वोटों की गिनती जारी है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। इन दोनों के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और मुस्लिम लीग नून जिन्होंने अच्छी एक कैंपेन वहाँ पर चलाई थी, लेकिन अभी वो काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और नूरुल आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा उसामा गाजी और सरिश असद खरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ उवैस कादिर शाह साहब हैं, ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं। उवैस साहब, गो स्लो की पॉलिसी की शिकायत हम लोगों को मिली है, जो कि बार बार जितने हम लोगों ने वज़रा को टेलीफोन लाइन पर लिया है वो सब यही बात बोल रहे हैं कि भाई लोग बाहर खड़े हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इतना सुस्त रवि का शिकार है ये पोलिंग का अमल। अब तो खैर 5 बजे के बाद अब तो ख़त्म होने वाला, जो लोग वहाँ पर लाइनों में खड़े हैं शायद उन्हीं को अब मुकम्मल किया जाएगा। तो ये शिकायत आप लोग लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन में, दरख्वास्त दी है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने जो ये बात की गो स्लो वाली, तो मेरे पास कुछ एरियाज लिखे हुए हैं जहाँ पे मैं पैरा करूँगा कि सादिया दानिश ने भी बहुत घंटे दोपहर को ही एक कंप्लेन कर दी थी कि वुमेन वोट्स जो हैं वो बहुत बहुत आप स्लोली उनको कास्ट किया जा रहा है। और एक मेहरबानपुरा की पोलिंग स्टेशन के बाहर 3 बजे तक बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी और उस वक्त तक भी उनके वोट कास्ट नहीं किया गया। अब ये भी पता नहीं था कि वोट किस वक्त तक चलेंगे और ये कास्ट कर सकेंगी मेरी बहनें माएँ वोट, या इनको कास्ट करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी इस दफा सुनने में आई हैं जो देखी हमने, जो ट्विटर पर भी सोशल मीडिया पर भी पॉइंट आउट की गई कि ओपन एरियाज में पोलिंग स्टेशन बनाए गए। अच्छा, ओपन एरियाज में पोलिंग स्टेशंस की बाउंड्रीज फिक्स नहीं की गई हैं, क्योंकि एक अमल होता है कि 5 बजे तक जो भी वोट देने आते हैं, अगर वो उस बाउंड्री में पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं तो जितनी भी देर लग जाए उनका वोट कास्ट करना है। दिस इज द लॉ। अब बहुत सी ऐसी शिकायत भी हैं जो हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को भिजवाई हैं और बर वक्त सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को दे दी जा रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं एक हैरान कुन आपको बात बताऊं कि 1-1.5 घंटा पहले गिलगित बल्तिस्तान न्यूज टाइम्स पे ट्विटर पे एक फॉर्म 45 उन्होंने पिक्चर जारी कर दी, जो पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे के बाद फॉर्म 45 आ गया। ये तो इतनी तेज काउंटिंग की है, इन लोगों को तो अमेरिका भेजना चाहिए था, वो 3 दिन का रिजल्ट 2 घंटे में दे देते। अब आधे घंटे में फॉर्म 45 आ भी गया, उसकी पिक्चर भी मेरे पास मौजूद है और इट्स वायरल ऑन ट्विटर। क्या वो पहले से तैयार पड़ा हुआ था? अब देखें, ये किसी के हाथ में है फॉर्म 45, उस पर रिजल्ट भी लिखा गया है, तो उस पर पीटीआई के जो साहब हैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये भी पढ़ सकता हूँ। कोई फिरदौस साहब हैं जो उस पे लीड कर रहे हैं इस वक्त तक। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आधे घंटे में काउंटिंग भी हो गई, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, और रिजल्ट काउंट भी हो गया, और ये फॉर्म 45 ट्विटर पे भी आ गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? हमारे साथ सबसे पहले मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इतनी नशिस्तें इनकी होंगी, इतनी नशिस्तें इनकी होंगी। उनके पास सारे रिजल्ट्स पोलिंग के अमल के खत्म होने से पहले ही मौजूद थे। देखिए, वो थोड़ी देर पहले मैंने आपका इलेक्शन रूम देखा, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज दी है और मेरे भाई नूरुल आरफीन साहब भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन शौकत बसरा साहब म्यूजिकल चेयर पॉलिटिशियन है, ये म्यूजिक बजता है, फिर ये घूमते हैं, फिर जहां पे वो बैठ जाते, म्यूजिक खत्म होगा उस चेयर पे बैठ जाते हैं।
और आप इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कौन से इलेक्शंस हैं कादर साहब जिसमें आपको लगता है कि ये शिकायत मौसूल नहीं होती? फॉर्म 45 का आप जिक्र कर रहे हैं, 1970 के इलेक्शंस हैं जिसपे सब मुत्तफिक थे कि वो फ्री एंड फेयर हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये बात सामने आती है कि शायद फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, या पहले नजर आ गया या फिर बंद कर दिया गया। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि 5 बजे आप लोगों के चैनल पे मैं देख रहा था कि 5 बजे पोलिंग का टाइम खत्म होता है और 5:30 बजे फॉर्म 45 की तस्वीर जिसमें पीटीआई का नुमाइंदा जीत रहा है ट्विटर पर गिलगित बल्तिस्तान न्यूज वाले वायरल कर देते हैं। अब इसको क्या कहा जाए? ये क्या शफाफियत है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप जो शिकायत कर रहे हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सबने सुनी है। दूसरों को भी गुफ्तगू करने का मौका दीजिए। अवैस साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। शिकायत बिल्कुल ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो नोटिस ले। ठीक है जी, नूर आरिफीन। अच्छा, यहाँ आपने मेरे ख्याल सवाल पूछते ही बात ख़त्म कर दी है। मतलब हम सबकी छुट्टी हो गई है, बंद करके हमें घर जाना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इससे पहले उसने कौन सा तीर तोप तलवार चला ली जो अब कर लेगा, वो मेरे और आपके कहने से। फॉरेन फंडिंग का मामला वो भी किसी एक ख़ास जगह पे लटका था, आपको पता होगा वहाँ क्या हुआ। दूसरी बात, फैसल वावडा नाअहली केस, मतलब अगर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे मामलात हैं। मैं पहली मरतबा नहीं बता रहा, मैं कोई मेरा ख्याल है 5 लाख मरतबा पहले भी बता चुका हूँ। मैं ख़ुद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की रियाया हूँ वहाँ जो MNA जीता या जितवाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाके में अगर सारे लोग मर जाएं तो भी वो MNA नहीं बन सकता था। मैं एक शुद्ध महाजिरों की जगह उर्दू बोलने वाली आबादी में रहता हूँ, मुकीम हूँ, वहाँ से कोई गैर महाजिर जीतने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि वो जीत जाए। और वहाँ उसको जितवा दिया। जब उसको इलेक्शन में टेलीफोन करके बताया गया कि भाई तुम जीत गए हो, तो वो रो पड़ा, उसने कहा ये कौन सा मजाक है। मैं ऐसे 3 MNAs को जानता हूँ जिनको आज तक ये यकीन नहीं है कि उनको जो जितवाया गया है वो इस जीत के मुस्तहिक थे। तो अगर वहाँ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, अवैस कादिर शाह साहब, मुझे नहीं लगा कि वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो हुस्न ज़न में मुब्तला है अब तक इस एक सिस्टम से। और साहब, आखिर इस मसले का हल क्या है? ये क्या फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? अगर अपोजिशन पार्टीज जो इस मुल्क की पार्टीज हैं, वो पॉलिटिशियंस जो इस मुल्क की पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है सर, ये तमाम सियासी जमातों की है। 2008 से लेकर 2013 तक आप भी तो फेडरल गवर्नमेंट में थे। क्यों आखिर इस तरह क्यों छोड़ा जाता है बेयार मददगार? इसको भी आप लोग अपनी तरजीहात में रखते कि निजाम को बदलना है, तो शायद ये शिकायत आज मौसूल ना होती। पूरे मुल्क में इसके अलावा रैगिंग हुई, तो क्या आप नहीं समझते कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लेकर आती हैं? क्योंकि जब इंसान तस्लीम तो नहीं करता ना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा किसी ने हार तस्लीम नहीं की, सबने कहा रैगिंग हुई है, हमें हराया गया। मुझे उम्मीद है नूर आरिफीन मेरे इस जुमले पर खुश होंगे कि जी मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है कि अगर इनको दोबारा चूज करें लोगों ने तो मैं फिर सड़कों पर हूंगा। नूर आरिफीन तो खुश होंगे इस बात पर मेरी कि मैं भी ये कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि जी अगर किसी और को चूज कर लिया मेरे अलावा अगली दफा इलेक्शन में तो मैं लोगों को लेकर फिर सड़कों पर आ जाऊंगा। तो वो तो अभी बतौर वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं, तो बाकी क्या बच जाता है? तो मेरा ख्याल है कि ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आप जाए सड़कों पर जो मर्जी करते रहे जैसे मर्जी, ये इस तरह मामला नहीं होने। आखिरकार बैठ कर एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट भी उसके लिए तैयार है कि जी आप जो काम आईनी तौर पर हो सकता है वो ये है, हमसे जो गारंटी कहते हैं। पहले आपने हमें बुलाया कि जनाब इलेक्शन कमीशन की मदद करो, सेंसिटिव पॉलिटिक्स में हम आ गए, फिर हम बदनाम हो जाते हैं। इलेक्शंस की बात करें ना, तो उनका जो सिस्टम है, जो इलेक्टोरल कॉलेज का है, 60% लोग उनके कहते हैं कि ये चीज वैल्यूएबल नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दिहाइयों से चली आ रही है। असद खरल साहब, बताइएगा, रिफॉर्म्स होने चाहिए और क्या सियासी जमातें इतनी मुत्तहिद हैं या उनमें इतना इत्तेफाक है या फिर इंटेंशन है रिफॉर्म्स लाने की? क्योंकि उसकी वजह ये भी है मेरी नज़र में, हो सकता है मेरी ज़ाती राय में सही हो गलत हो, लेकिन जानबूझ के इसलिए नहीं लाई जा सकती क्योंकि फिर धांधली का शोर भी तो मचाना ना, हार तो तस्लीम नहीं करनी है किसी ने। सलमान, हर वो जमात जब अपोजिशन में होती है तो सबसे ज़्यादा उसका शोर यही होता है कि जब वो अगर आएगी इक़्तिदार में तो सबसे पहले वो ये काम करेगी कि वो आज़ाद और शफाफ इलेक्शन को इंश्योर बनाने के लिए उसमें रिफॉर्म्स करेगी। आपने देखा सबसे ज़्यादा शोर मचाते थे इमरान खान साहब, और धरने में भी यही बुनियादी उनका मुतालबा था, ताहिर कादरी साहब का भी, उनका भी, कि जनाब इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई धांधली का मामला ना रहे। अब जब से हुकूमत आई है PTI की, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए एक मतलब वो होम्योपैथिक टाइप की एक कमेटी मार्ज़ वजूद में है
कहीं गुमी हुई है वो 2013 के बाद अगर वही जिस तरह उसामा साहब ने कहा है कि अगर जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि यानी अगर पीटीआई को इक़्तिदार ना मिला तो फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे धांधली का शोर मचाते हुए। लेकिन अभी हमने उस इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जब कोई अपोजिशन जमात इक़्तिदार में आ जाती है तो उसको बिल्कुल सुला देती है, उस रिफॉर्म्स को, उस एजेंडे को, उन कमेटियों को, उनको बिल्कुल सुला देती है और वो इंतज़ार करती है कि इलेक्शन आए और उसके बाद अगर उसको मैंडेट नहीं मिलता तो शोर मचाने के लिए उसके पास एक जवाज़ होना चाहिए। तो अब देखें ना, सारी पार्टियाँ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके पास टेस्ट केस ले लें, अब आगे 2023 का इलेक्शन आना है, कभी किसी जमात को सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के किसी इजलास में अपोजिशन की जमात हो, इक़्तिदार में जो पार्टियाँ हैं उनकी बात करें कि उन्होंने कभी कहा कि आए आज बैठकर हम 2023 का या जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से रिफॉर्म्स कर लें ताकि अगले इलेक्शन में कम अज़ कम जो धांधली का जो शोर है ना ये ना मच सके। अब यही वजह है कि जब वो टाइम आता है उस वक्त को करना नहीं चाहता सही। और जब वो टाइम गुजर जाता है उस वक्त सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो 70-72 साल से यही हम सुन रहे हैं, कोई भी वो जमात जो इलेक्शन में उसको मर्जी का रिजल्ट नहीं मिलता, वो इक़्तिदार में नहीं आती तो वो धांधली का शोर मचा रही थी और साथ ही ये कहती है कि मैं इक़्तिदार में अगर हमारी पार्टी आती तो हम रिफॉर्म करते कि अब जो कागजात नामजदगी जमा कराएगा वो एक हलफनामा भी साथ अटैच करेगा जिसके बाद फिर वो पाबंद होगा अपनी तमाम वो तफसीलात जो कि उसको देनी पड़ेंगी, अगर छुपाई गई हैं, पासपोर्ट भी, कोई शहरियत भी अगर किसी बैरून मुल्क की, तो वो भी कुछ ये इनिशिएटिव भी तो एक लिया गया था, याद है आप? टाइम पास करने के लिए आप कुछ भी करें। इस मुल्क को आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम पास के लिए किया है, कौन सा इस्लाम है, कहाँ है पासपोर्ट पे, उसके अलावा कहीं इस्लाम नज़र आ रहा है? इस मुल्क में जितने शराब खाने, अगर आधे मिनिस्टर्स उनको डिसोन कर दें, शराब खाने बंद हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले इस्लामी इत्तेहाद की बात की जाती है, इस्लामी इत्तेहाद के लिए हमने यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट किया अपना एक्स आर्मी चीफ, लेकिन यहाँ इस्लाम का हालत ये है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में शराब को यानी वो उसको कलअदम करार देने की, बैन करने की करारदाद पास की जाती है तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो मुकर जाती हैं। यहाँ तो ये इस्लाम है, यहाँ तो वो इस्लाम तो ख़तरे में उस वक्त पड़ जाता है जब किसी दूसरे के हवाले से कोई बात आ जाती है। तो इस्लाम को तो हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि चूरन चटनी की तरह वो हमारे काम आता रहे, हमारे मामलात, हमारी आयात भी, आयात कुरानी की तफसीर, उसका तर्जुमा भी उतना पेश किया जाता है जितना हमारे फ़ायदे के लिए, और दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये भी कुरानी की आयत है, मैं कोई अपने घर से नहीं कह रहा। अधूरा इल्म जहालत है, ये जहालतें भी तो हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसको नहीं पता? साद रफ़ीक के बारे में कौन नहीं जानता कि वो स्टे ऑर्डर पे पूरी वजारत निकाल गया? फैसल वावडा के बारे में क्या हो रहा है? फैसल वावडा की फैसल का फेक कोई कर लेगा इधर उधर? यहीं इसी मुल्क में, यहाँ मैं हैरान होता था, शौकत अजीज़ आते थे मेरे सामने बैठ करके झूठ बोल करके चले जाते थे। मैं उस वक्त एक ग्रुप का मीडिया एडवाइज़र था और वो जितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे मैं सोचता था यार ये कौन आदमी है, लेकिन मैं शौकत अजीज़ पे ही क्या मौकूफ़, उसके बाद जितने आए उन्होंने क्या झक मारी है, वो भी सब यही है। इस वक्त इमरान खान साहब जब आए थे तो हमें बता रहे थे कि हॉलैंड वाले जो है वो साइकिल पे है, और अब इमरान खान हेलीकॉप्टर में है, वो हवाओं से नीचे ही नहीं आ रहे हैं, मैं पैदल चलता चला जा रहा हूँ। भाई किधर हो? हज़रत उमर फारूक की मिसालें दे करके वहाँ एक बहुत बड़े इदारे का सरबरा, अगर मैं ज़रा सा बात करूँगा तो फिर एक नोटिस आ जाता है। मतलब वो हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले करके और नून लीग से 18 बॉडीगार्ड लेता है, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेती है। यहाँ तो ज़मीर टके टके में बिक रहा है। किसकी बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन में जाओ, अब एक बहुत बड़े इदारे से एक बहुत बड़ी हस्ती का मुझे टेलीफोन आया। उन्होंने कहा भाई ये 2 लोगों को मैं 2 महीने के बाद पकड़ूंगा। मैंने कहा 4 महीने तक मैं मजीद चुप रहूंगा, 6 महीने के बाद चिल्ला रहूंगा। मुझे आज चिल्लाते हुए पौना साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए चेयरमैन नैब की नाक के नीचे जहांगीर तरीन आकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, उसकी वजारत फल फूल रही है, दिन भर सुबह शाम झूठ बोलता है, पीआईडी के सामने बैठ करके और झूठ बोल रहा होता है, और आप झक मार करके उसको लाइव दिखाते हैं। अगर जरा सी बात करो तो कैमरा को आगे कर देते हैं कि चलो जरा इनको पूछ लो। आपसे सवाल ये है कि अगर आप 200 अरब की बात कर रहे हैं, खैर अगर ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 16, 15, 18 नशिस्तें ले जाते हैं 23 में से, क्योंकि कहा ही जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत है तो यहाँ भी हुकूमत बना लेगी, माजी में 2 इलेक्शंस में ऐसे ही देखने को मिला। तो क्या फिर वो जिन वजीरों की आप बात कर रहे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब पे एतमाद पहले भी था और अब भी है? महंगाई जितनी वजह, खान साहब तो ये कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं मुल्क में, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं महंगाई। खान साहब पहाड़ की जिस चोटी पे है उनको क्या पता कि बारात कहाँ जा रही है?
वो अपने महल से बाहर कब निकलते हैं जो उनको पता चलेगा? वो जस्टिन ट्रूडो थोड़ी हैं जो अवाम में निकल करके और उनके साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं। खान साहब को उनकी काबीना के अनमोल रतनों ने अंधा किया हुआ है। खान साहब को उनकी जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी हिसार कायम है उसने अंधा किया हुआ है। ये जो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले लेकर के इख्तिदार में आए हैं, अगर ये उनकी जिंदगी का 5% अभी आज इस वक्त मेरी बात सुनने के बाद अप्लाई करने लगे, खुदा की कसम इनका एक रात उस महल में कयाम करना मुश्किल हो जाएगा। जिस मुल्क में 11 माह की बच्चियों का रेप हो रहा हो, वहां के वजीर आजम का इत्मीनान ये है कि वो कह रहा है कि आज से पहले लोग कभी इतने खुश नहीं थे। उस मुल्क के वजीर आजम का हाल ये है कि वो कह रहा है कि मैंने 2 साल में एक छुट्टी नहीं की। बंदा खुदा, तुमने काम क्या किया है? अच्छा, मां सिवाय हवाई फायर के तुमने काम क्या किया? इसका जवाब हम फिरदौस शमी नकवी साहब से लेते हैं। फिरदौस साहब, आपने नूरुल आरिफीन की सारी बातें सुनी, आप इन्हें किस तरह डिफेंड करेंगे? तो ये है नूरुल आरिफीन साहब, आप जब दीन का इतना मुताला करते हैं तो आपको ये भी पता है कि अगर आप परफेक्ट रूलर को ढूंढने देंगे तो आपके पास कोई रूलर नहीं मिलेगा, ना आलिम मिलेगा। अच्छा, तो अपनी जबान की कड़वाहट को कुछ उस चीज के अंदर लेके आइए कि इंसाफ पे इतनी बेदबारी है, आप अपनी जमात बना के खुद मैदान में उतरिए कि मुल्क आपका भी है और इसको सुधारिए, वरना आप अपने आर्गुमेंट्स को किसी रैशनल उसके अंदर लेके आए। मैं समझता हूँ ये आपको हक नहीं दिया कि आपको अगर मीडिया पे बिठाया जाए तो आप इस तरह बेदरेर हम तमाम लोगों को एक ही फहरिस्त में डाल के हमारी इज्जतें उछाल दें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क की खिदमत के लिए उतरे हुए और हम अपने तौर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें जो जज किया जाएगा हमारी कोशिशों पे जज किया जाएगा, नताइज हमें खुदा, और मैं समझता हूँ कोशिश हम पूरा कर रहे हैं और उन कोशिशों के नताइज भी नजर आ रहे हैं। इसलिए कि आपको नहीं नजर आते वो मैं समझता हूँ कि आपके उन कोशिशों के और नताइज की अगर आप तफसील बता दें तो ज्यादा मामला फिर दूसरी तरफ भी चला जाएगा। मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे काइंडली बता दीजिए। मैंने जब भी तो तफसील पूछी थी, मैंने कहा बता दीजिएगा ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुन सकता। लेट हिम स्पीक। आप बताइएगा सर क्या कोशिशें हुई हैं? खुद ब खुद करेंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, खुद ब खुद सीमेंट की ऑफटेक तारीख की बुलंद तरीन सतह में आ गई। अच्छा, खुद ब खुद जो है आपकी तारीख के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड आ गया। खुद ब खुद आपके मुल्क में 60 साल के बाद डैम बंद शुरू हो गए। खुद ब खुद सारी दुनिया सराहने लगी कि इस मुल्क की जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है ट्री प्लांटेशन की, वो दुनिया में सबसे अच्छी है। और इसमें खुद ब खुद इस तरीके से सर 2-3 चीजें मैं भी बोलूं। खुद ब खुद जो आप इतना जिक्र कर रहे हैं, खुद ब खुद महंगाई हो गई, खुद ब खुद दवाइयां महंगी हो गई, खुद ब खुद डॉलर महंगा हो गया। अच्छा, डॉलर कम हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं आपको ये देखिए बहुत सारी चीज है। सर आपने बोला, मुझे भी तो चीजें गिनवाने थे ना। दालें खुद ब खुद महंगी हो गई, मेडिसिन खुद ब खुद महंगी हो गई, डॉलर खुद ब खुद महंगा हो गया, खुद ब खुद पेट्रोल महंगा हो गया, आप नहीं सुनना चाहते? नहीं मैं सर आप ही की बात सुन रहे हैं, मैं तो सर आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी फिरदौस साहब, कंप्लीट आप मुझे कह दें कि 1 मिनट है, मैं 1 मिनट के अंदर। जी फिरदौस साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इश्यूज क्या है। किसी हुकूमत को शौक है कि वो रुपये को डिवैल्यू करे और आते ही करे, खुद मिफ्तार इस्माइल करके बाकी लोग भी है। ये एक मजबूरी होती है, इकोनॉमिक्स की मजबूरी है। और आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती किसी इकोनॉमिक्स के पास प्रोफेसर के पास, मुझे रिस्पॉन्ड करने की कौन सी हुकूमत ऐसी है जो आके 100 रुपए के डॉलर को 164 रुपए पे करवा दे? उसको कोई शौक चला? उनको क्या कॉमन सेंस बात नहीं नजर आती कि सारी इम्पोर्ट्स महंगी हो जाएंगी? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया फिरदौस साहब। मैं नकवी साहब को एक जवाब दे दूं सर, एक जवाब, फिर आप नकवी साहब आपकी बात बिल्कुल बचा है। मुझे शायद इकोनॉमिक्स का इतना नहीं पता होगा, मुझे आदाद शुमार का इतना नहीं पता होगा। आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि 100 रुपया 124 से 128 का डॉलर होगा, वो 160 पे हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं लेके जाएगी। लेकिन सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2018 से पहले इमरान खान साहब क्या ये नहीं कहते थे कि अगर टैक्सेस लगा के ही मुझे कम करना है कर्जा, टैक्सेस ही लगा के मुझे मुल्क चलाना है, तो मेरे होने या फिर किसी और के होने का क्या फायदा? सवाल आप पूछने जा रहे हैं, पहले मुझे कुछ वजाहत देनी है। पहले मुझे कुछ वजाहत देनी है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की, पहले मैं अपने जेल का यहाँ ऑन एयर एतराफ कर रहा हूँ। मैं वाहिद आदमी हूँ कराची यूनिवर्सिटी में बैठ करके मैंने नकल करने की कोशिश की, नकल की, इतना टैलेंटेड मैं हूँ, कोई मुझे नहीं पकड़ सका। इकोनॉमिक्स का पेपर था और आखिरकार मैंने वो पेपर कैंसिल किया, टीचर को मैंने ये पकड़ाया और मैं घर आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा काम नहीं है। इकोनॉमिक्स का मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी बात,
आपने मुझे कहा कि आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती है, और अगर आपको आइडियलिज्म की तलाश है तो आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अगर आइडियल चीजें नहीं होती हैं तो नवाज शरीफ में कौन से कीड़े पड़ गए थे? 3 दफा वजीर आजम बनाया था, इस मुल्क के इदारों ने उसको सलामी दी थी। तीसरी दफा के बाद उनको याद आया कि ये गद्दार है। उसी इदारों ने आजकल MQM वालों को यहाँ इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है। उनको बाद में याद आएगा जब जरूरत पड़ेगी कि इनको एक मरतबा फिर जो है वो गद्दारी का टाइटल देना है। मेरी कोई जरूरत, कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आधा सच बोलूं और आधा झूठ बोलूं, तो मुझे ये मुनाफकत की बीमारी नहीं है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि सूरत-ए-हाल आइडियल नहीं होती है। जब आइडियल नहीं थी, जब हजरत उमर फारूक के ऐन और हजरत अबू बकर के अलिफ का पासिंग भी नहीं थे, ना पास करना था, तो बिलावजह खड़े होकर के झूठ बोलने की और हमें ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? अगर पिछला तसलसल ही करना था तो फिर ये तब्दीली किस बात की है? ऐवान सदर से ममनून हुसैन को निकाल करके आरिफ अलवी को भिजवा देना आपकी मजबूरी हो सकती है। मैं क्यों इस मुनाफकत में, इस कार जहल में आपका साथ दूं? अगर इमरान खान को ऐवान वजीर आजम में बिठा करके मेरे घर पे दाल दलिए का बंदोबस्त हो रहा है तो मैं ऐसा करूं, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है। अल्लाह ने मेरी इज्जत का अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उन करोड़ों लोगों की जिन्होंने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा और आज उनको मिल क्या रहा है। ठीक है नूरुल आरिफीन, आपने अपना पॉइंट दे दिया। मुझे बताइएगा अवैस कादिर शाह साहब, अभी आज का इलेक्शन आप लोग काफ़ी पुरुमीद है, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप मसाइल कैसे हल करेंगे? आप लोगों के पास तो सिंध में भी मसला है कि फंड्स नहीं मिल रहे, वफाक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आप वहाँ मसाइल कैसे हल करेंगे? उससे पहले एक सवाल ये कि आप पुरुमीद हैं कि वहाँ पे जीतेंगे? देखें, नूरुल आरिफीन साहब काफ़ी जज्बाती हो गए और फिरदौस भाई ने भी जो बात बोली वो ज़रा मौके की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक नहीं थी। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी को बोलने का हक है और ये हक कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपने जो बात की, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। पुरुमीद इसलिए हैं कि इस वक्त आज आप टर्न आउट देख रहे हैं कि टर्न आउट वोटर्स का किस तरह है और कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसकी लीडरशिप ने जाके वहां पे 40 से ज्यादा जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, हर उस जगह गए जहां पे आज तक लोगों ने कोई नाम भी नहीं सुना हो कि इन पब्लिक इन पाकिस्तान में कोई ऐसे गांव गोठों में मेरे चेयरमैन गए हैं जहां पे कोई लीडरशिप, आपके चेयरमैन मसाइल कैसे हल करेंगे? और वहां पे देखें, वहां पे जो रिस्पांस मिला है, वहां पे जो रिस्पांस, जहां चेयरमैन साहब जाते हैं, पे जो आवाम निकलती इस ठंड में, इस सर्दी में, रात के टाइम पे भी इतने बड़े बड़े हजारों की तादाद में जलसे हुए, हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे वाज़ेह अक्सरियत लेगी अगर फ्री एंड फेयर ग्राउंड छोड़ा गया तो। और इस तरह अगर फॉर्म 45 वक्त से पहले ना निकले तो, अगर काउंटिंग सही हुई तो, और अगर कोई सिस्टम का ब्रेकडाउन बंद ना हुआ तो, ऐसा ना हो कि 2 घंटे के लिए कोई सिस्टम बंद हो जाए। सब नहीं हुआ तो फिर कितनी निश्चितें निकाल रहे हैं आप 23 में से, ये बताइए सर। डिस्कशन कहीं और चली जाती हैं। मैं तो यहाँ पे कितनी स्टेशन आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास आ जाएंगी? किस पोलिंग स्टेशन पे कहाँ पे रोका जा रहा है खवातीन को, कहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और इस वक्त अच्छा आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? इलेक्शन कमीशन पे बात हुई, इलेक्टोरल कॉलेजेस पे बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हुई, तो मैं याद दिलाता चलूं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, देखिए मुझे कंप्लीट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, एक 52(8) भी हुआ करता था, वो पूरे पाकिस्तान को याद है कि सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने उसको खत्म किया था, वो सारी बातें बिल्कुल 18वीं अगर उसको भी किसी ने रिवोक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही आई। ठीक है, चले आपकी तरफ वापस आते हैं, अभी आपकी तरफ वैसा वापस भी आएंगे, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। रिफॉर्म्स भी तो सर आपने करना। आज चेयरमैन साहब के जलसों पे पाबंदी लगा दी जाती है 2 दिन पहले। क्या होता है अगर एक फेडरल मिनिस्टर मैं आपकी तरफ वापस आती हूं, वायोलेशन करते हैं? ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, वहाँ पे जाके बोलियां लगा रहे हैं। सही है, वो वहाँ पे जाके, वो तो आपके चेयरमैन ने कहा है कि पैसे लो लेकिन वोट तीर को दो, कैंपेन आप लोग चला रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वो 2 दिन भी नहीं दिए जाते। चले नूरुल आरिफीन, मुझे बताएं कि ये जो 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को शिरकत न करने देना, क्या ये ब्रेकिंग है? फिर वो खुद से ये बोल रहे हैं कि उनको लेवल पार्टी नजर आती है, फील्ड नहीं मिला और पोल रिगिंग की सभी ये बात करते रहे हैं। आपको लगता है कि रिगिंग हुई है? अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 2 लाख % ऐसे ही है। और जो इदारा ये कह रहा है कि जी इन लोगों को वहाँ से मैदान खाली छोड़ देना चाहिए, उस इदारे को उस वक्त क्या हो गया था जिस वक्त बाकायदा सिटिंग मिनिस्टर्स जाकर के और वहाँ रिश्वत की ऑफर कर रहे थे। नूरुल आरिफीन साहब, एक चीज मुझे प्लीज अब उसमें कंक्लूड कर दें कि सिर्फ इसमें मुझे डिफरेंशिएट करें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक MNA पार्टी के लीडर हैं,
वो वहां जा सकते हैं अपनी पार्टी की कैंपेन चलाने। क्या पाबंदी उनके पास देने को क्या है जो फेडरल मिनिस्टर जाके वहां पे ऐलानात कर रहे हैं? कोई अपने बाल दिखा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई फिजिबिलिटीज की बात कर रहा है, कोई लाख करोड़ों अरबों रुपए की वहां बातें की जा रही हैं। जिनके पास देने को कुछ है उन पे पाबंदी नहीं है, वो खुलेआम जलसे कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं। पाबंदी सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। सही है, चले ठीक है। जरदारी साहब ने तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो एक अच्छी कैंपेन वहां पे चलाई है, आप इस बात को तस्लीम करें। आखिर पाबंदी आखिरी 3 दिन में डर क्या लगा था? वो ये कह रहे थे कि आखिरी 3 दिन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे जिनमें मुझे निकलने नहीं दिया गया। क्यों इलेक्शन कमीशन आखिर नींद से उठ गया? उसामा गाजी की तरफ से उसामा गाजी साहब बताइएगा, अभी फिलहाल कोई भी जमात इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर रही है कि वो कितनी नशिस्तें 23 में से निकाल सकती है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही यहाँ से क्लीन स्वीप कर जाएगी, 10 में से ज़्यादा नशिस्तें ले जाएगी, 12-13? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि मुस्लिम लीग नून के पास थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तें ज़्यादा आई थी क्योंकि वही मरकज़ में थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आगे की बात की जाए, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ यहाँ से नशिस्तें निकाल देती है तो क्या उनके पास, उनके वज़रा के पास जो कि वैसे ही काफ़ी शोला बयानी होती हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के बोलेंगे कि इमरान खान साहब पे तो पहले भी एतमाद था, अब भी एतमाद है लोगों का। इस वक्त हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी, आपसे सवाल किया था मैंने और देखने में ये आ रहा है, अभी जो हमने नतीजे शेयर किए 4 नतीजे थे उसमें से तकरीबन 2 में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे हैं और बरतरी पर हैं। देखिए, जो सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक तो ऐसे ही लग रहा है कि ये पीटीआई जो है वो आगे होगी। और जो आपने बात की थी कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को हर कोई अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा। तरीके इंसाफ अगर यहाँ से जीत जाती है, मुझे अभी भी लगता है कि वाज़े नहीं होगा बहुत ज़्यादा कि जी आप बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लेंगे, 23 सीटें हैं तो पता लगे 15 तरीके इंसाफ ले गई है, शायद ये बहुत मुश्किल हो। बहरहाल जीत को वो ये कहेंगे देखें जी पूरे पाकिस्तान ने फिर इंडोर्स कर दिया हमें कि बिल्कुल इमरान खान ठीक है, तरीके इंसाफ सही जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी चीज़ें होंगी, ख़ानदानी इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, बरादरीज़म भी चलता है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा काउंट करता है। फिर आपकी कैंपेन कैसी रही है, आपने किस तरह से कैंपेन चलाई, फिर पार्टी का बाद में आता है। और इन्फ्लुएंशियल लोग आप देख लें, जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा जिसका उतना रसूख है इलाके में, वो पहले ही छोड़कर नून लीग को जा रहा है जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ। वो देख रहा है कि जनाब सेंटर में गवर्नमेंट ये है, मेरे मामला तो तभी सही चलेंगे, मुझे फंडिंग उसी तरह से मिलेगी, मेरे लिए बेहतर वही है कि जो इस वक्त फेडरल में पार्टी है मैं उसकी तरफ जाऊं। और इन्फ्लुएंशियल, और फिर उसके पास ये एक चॉइस होती है, जो फेडरल में गवर्नमेंट है उसके पास ये चॉइस है कि अच्छा मेरे पास कौन कौन आ रहा है, उनमें से सबसे तगड़ा बंदा कौन है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है, मैं उसको चूज कर लूं, उसकी तरफ जाऊं कि जिसके जीतने के इम्कानात सबसे ज्यादा हैं। वो लोग जो नून लीग से जीते उसके बाद आप छोड़ के तहरीक इंसाफ में आ गए, तो ये फैक्टर्स हैं, इसको डिनाई नहीं तहरीक इंसाफ कर सकती कि जी ये फैक्टर्स ही नहीं थे और हम फिर भी जीत गए। अच्छा, इसमें जो सूरत हाल एक फिरदौस साहब आप लोगों से कहा जा रहा है, जो अपोजिशन को मौका मिल रहा है प्री पोल रिगिंग की बात करने का, कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे उनको क्या जरूरत थी कि वो वहां जाते और कैंपेनिंग करते और वहां पर जाकर नारे लगाते कि जितने वोट उतने जिले फिर सूबा देंगे। फिर वज़ीर आज़म ने भी कहा कि नेशनल असेंबली में सेनेट में नुमाइंदगी आपको दी जाएगी, तो इसीलिए इनको मौका मिला है प्री पोल रिगिंग की बात करने का। फिर तो देखिए, पहली चीज तो मैं हर फोरम के ऊपर ये बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो सकते जिधर इलेक्शन हो रहे। वादे करना सियासतदानों को, वादे कैंपेन करना हर आदमी का हक है, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का चेयरमैन। तो वैस कालू साहब कह रहे थे क्या सिंध की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉलिसी नहीं चेंज की, क्या गिलगित बल्तिस्तान का कोटा नहीं बढ़ाया? बाकी वादे आप सबको करने का हक है, लोगों को सुनना चाहिए, तमाम लीडरों को सुनना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान साहब नहीं जा सकते, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है, क्या ये फेयर बात है? और बिलावल भुट्टो साहब जाए और मरियम नवाज जाए, उनके ऊपर बैन का इतलाक हो, फेयर कैंपेनिंग ये कहाँ से जाए? इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। जो पाबंदी है कि मैं बिजली नहीं कनेक्शन नहीं ला सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वोटों की वादे करना तो हम सबका काम है और उन वादों की डिलीवरी के ऊपर तो हम वोट मिलते हैं। तो जनूबी पंजाब का वादा भी आप लोगों ने किया था और अब यहाँ भी आप वादे कर रहे हैं। 5 साल नहीं पूरे हुए ना,
जुनूनी तलवार में तो खैर आपको बड़ी पंजाब असेंबली में आपको बकायदा करारदाद जमा करानी पड़ेगी। कमाल का मीडिया है पाकिस्तान का, जो कहते हैं कि आपने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी और दूसरे दिन कहते हैं कि आज अभी तो आपने 1 करोड़ नौकरी नहीं। ये हमसे पूछिए, ये दूसरा दिन आपका 2.5 साल में हो गया, यहाँ बस अरमान जो है वो जाने के ही हैं। आप लोगों को तो खैर सर मामलात आसानी में है, लेकिन यहाँ हमसे पूछिए ये दूसरा दिन कितना भारी पड़ गया है। नहीं, क्या कौन सा जुमला भारी पड़ गया? दूसरा दिन है जो आप लोग, हाँ जी, जो अभी आप लोगों को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ ना, अभी तो 5 साल आपने पूरे करने हैं, तो जितना टाइम आपको हो गया वो अवाम पे काफी भारी पड़ा। ये नूरुल आरिफीन कहना चाह रहे हैं। नूरुल आरिफीन साहब पे तो कौन हल्का है, वो सब पे भारी, हम सब पे वो खुद भारी है। उनकी जबान की जो है तो ऐसे जख्म डालती है कि हम पूरा 1 हफ्ता चलाते फिर इनके प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, तो इनसे काट के तो हम सब मारे हुए। मैं तो कहता हूँ कि पहले खर्चा कम कर दे मेरा भाई, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी शायद। मैं तो शहर की शीशियां भी इनको भेजने को तैयार हूँ अगर रिश्वत ना समझा जाए। सर लेकिन ये मेजॉरिटी लोगों के हालात हो गए। बात सारी है कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि जो हालात मिलते हैं और जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, यस हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स बहुत बेहतर है। एंड दिस इज इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे, और अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो लोगों को। आपको लगता है ये वादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर जैसे फैसल वावडा साहब ने काशिफ वाजिद साहब के शो में बोला था कि अब आप इतनी नौकरियां आएंगी, मीडिया में इतनी नौकरियां आएंगी कि आपको बंदे नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमारे पास तो नौकरियां नहीं है, और अब जुल्फी बुखारी साहब वहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे कि हम आपको नौकरियां देंगे। इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि हम आपको नौकरियां देंगे, वो नौकरियां तो मिली नहीं। अब इस बात को भी 2 साल हो गए। जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं हम आपको नौकरियां देंगे, सुबह चाहिए तो हमें वोट दें, हम आपको सुबह देंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर ये वो वादे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि अगर वादे ही करना है तो किसी जमात को क्यों देंगे? मैं आपको जुल्फी बुखारी ने जो बात की कि उसने 1 साल के अंदर बाय इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेन कंट्रीज लॉकडाउन को ऑफर हुआ, और वो ऑर्गुमेंट हो रहा था एब्रॉड कि हमें कोविड ने हिट किया, दुनिया भर की इकोनॉमी श्रिंक हुई, मुश्किलात आई, ठीक है। हमारा जहां तक ताल्लुक है कि हम किस हद तक कामयाब होंगे, पाकिस्तान की तारीख कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, हाउसिंग इंडस्ट्री को इससे अच्छा पैकेज किसी ने नहीं दिया। इस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 70 और इंडस्ट्री लिंक है। अगर ये वो एक्सेस टू हाउसिंग बाय चीप लोन्स एंड लोन्स अप टू 80% जो दुनिया भर में होते हैं वो हो, और घरों चलिए आप ये बोल रहे हैं कि कंपैरेटिवली आप लोग बेहतर हैं बाकियों से, और आप अच्छा मुझे जरा आपसे शिकायत है यहाँ सलमान, एक तो फुल टॉस आप उनको दे रहे हैं, ऊपर से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो बल्ला रख के ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे। यार मतलब हद हो गई। ये वही सवाल है जिसपे पिछली मर्तबा फिरदौस साहब मुझसे नाराज हो गए थे। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मतलब ये सवाल आपको इखलाकी तौर पर नहीं पूछना चाहिए था। अच्छा दूसरा, आप क्या उम्मीद करते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब इसका क्या जवाब देंगे? वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। जितनी बाहर के लोगों को नौकरियां मिलनी थी उन सबको मिनिस्टर आधों को बनाया कि नहीं बनाया? जिनकी डुअल नेशनलिटी उनको मिनिस्टर बनाया नहीं बनाया? इस वक्त पाकिस्तान के कौमी हसास तरीन मामलात का जो इदारा फैसला करता है उसमें एक गैर मुल्की बैठा है कि नहीं बैठा, लेकिन सबकी आंखों में एल्फी डली हुई है, कोई नहीं देख रहा, कोई बोलने वाला नहीं बोल रहा। क्यों? यूट्यूब के लाइक्स मर जाएंगे। कैसे बोल दूं? ऑन एयर बैठूंगा तो फिर कैमरा पीछे पड़ जाएगी, कैसे बोल दूं? ये बात अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। कोविड के ऊपर इन्होंने डाल दिया। मेरे भाई कोविड आया कितने महीने पहले? 1 साल पहले, चलो और आगे बढ़ जाते हैं 1.5 साल पहले। आप तो 2.5 साल से सब्र आजमा रहे हैं, और आज ऊपर से वजीर आजम का बयान भी आ गया कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई किस अंधे के यहाँ कम हुई है? कौन बता रहा है? कौन और यकीन कौन कर रहा है? मुझे तो ये बताएं। सिचुएशन मैं जरा असद खलील साहब की तरफ जाना चाहता हूं। असद खलील साहब ये बताइएगा, क्या समझ रहे हैं आप गिलगित बल्तिस्तान में कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में आने वाला है? अभी तो इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, लेकिन देखने में ही आ रहा है सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुख्तलिफ हल्कों में इस वक्त आगे नजर आते हैं, बरतरी लेते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी वहां पर? जी अभी तक जिस तरह सर्वों के बाद अब तो नतायज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और जिस तरह हम बता रहे हैं या लोगों से हमारी बात हुई है
ब्रेक में भी। तो अभी तो यही लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वहाँ पे अक्सरियत जो है वो हासिल कर रही है, और दूसरी अगर पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है, और इसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों की भी जो 3-4 वो भी उनके बारे में भी अच्छी खबरें आ रही हैं। नून लीग जो है जिस तरह अभी आपने बताया कि कुछ हलकों के अंदर उसके उम्मीदवार जो हैं वो भी आगे हैं। जेयूआई जो है उनकी एक आध सीट जो है उसके बारे में भी चीज़ें आ रही हैं। तो मामला ये है कि जो अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि पीटीआई जो है वो अकेले में यानी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर, मुतहदा जो वातुल मुसलमीन है उससे मिलकर वो हुकूमत बना सकती है। जेयूआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएल के बगैर अभी तक जो सारी ग्राउंड रियलिटी जो सामने आ रही है, जो अब तक की काउंटिंग है उससे तो यही सामने आ रही थी। ठीक है, पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त ली थी और ज्यादातर नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास गई थी, और अब जाहिर सी बात उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर जैसे ये तनासुब होता है कि एक सीट अपोजिशन लेती है, और अगर अपोजिशन ज्यादा सीटें ले लेती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा ले लेती है सीटें, मतलब लेकिन अपोजिशन एक के मुकाबले में ज्यादा लेती है, तो आपको लगता है कि अवाम का एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं आ रहा है? देखिए मामला ये है कि अब यही फिर वो बात जिस तरह उसामा साहब ने बात किया है कि इसको अब इंडिकेटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पीटीआई वहां पे पहली मर्तबा हुकूमत में आ रही है। बाकी दोनों पार्टियों को 13 में आजमा लिया, 2009 में आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को भी, पीएमएल-एन को भी। अब ये थर्ड पार्टी के तौर पर पहली मर्तबा वहां पे आएगी। अगली दफा तयन होगा कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। उससे पहले तो पीटीआई की वहां हुकूमत ही नहीं थी। सही है। अच्छा उसामा, ये जो ये इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान का, जिसको अपोजिशन कहती आ रही है कि रेफरेंडम है ये अवाम की तरफ से, और इससे पता चल जाएगा अवाम किस पर एतबार करते हैं, और अगर यहाँ से वो जीत गए तो फिर ये हुकूमत के जाने का आगाज़ यहीं से होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि मामला इसके बरक्स है। तो फिर क्या सिचुएशन आप बनती देख रहे हैं? धांधली का शोर होगा अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, और शदीद शोर होगा। लेकिन मुझे खदशा इस बात का है, क्योंकि इस हवाले से शामिद कुरैशी साहब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि भारत इन मामलात को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपने मकासद के लिए, और खुदा न खास्ता लोगों के जज्बात को भड़काया जाए, जी सड़कें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उस तरफ खुदा न खास्ता मामला ना जाए। वैसे थ्रेट भी है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बिल्कुल हम लोग हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि ये बताया गया उसमें स्पेशली कि थ्रेट है, 2020 में मंसूबे बनाए गए हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब थ्रेट भी हो, एहतजाज करना या शोर मचाना, सड़कों पर निकलना, ये किसी सूरत भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। जी, और देखिए बिलावल साहब पर पाबंदी लगी तो अदालत ने फिर उनको इजाज़त दी कि वो कैंपेन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी अदालतों पर एतमाद करना होगा। जिसकी भी कोई ग्रीवेंसेस सामने आती हैं, अगर लगता है, देखिए पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर थे, अगर उनके पास कोई प्रूफ आते हैं कि मुझे ये तो पक्का है कि रिगिंग का लगना है, अगर अपोजिशन हारती है तो, और अगर अपोजिशन जीतती है पीडीए में जो शामिल जमाते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जमाते हैं, तो फिर तो तहरीक इंसाफ इतना शोर नहीं मचाएगी, इसलिए कि वो खुद हुकूमत में है, उसके लिए बड़ा मसला होगा। लेकिन अगर अपोजिशन हारती है यहाँ पर तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को शायद ज़्यादा सीटें मिल जाएं और नून लीग को उतनी ना मिलें। और ये अगेन मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेज भी वहाँ पर कह रहे हैं, और लोग भी वहाँ पर जो ज़्यादातर राय रखते हैं उनका ये कहना है मरीम साहब बड़ी लेट गई कैंपेन करने, फिर वही कि इनकम्बेंसी फैक्टर उन्हीं का चीफ मिनिस्टर था अभी 2015 से 20 तक, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फिर भी ज़्यादा अच्छी रही। तो फिर मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी को बनाना, बिलावल भुट्टो साहब को बनाना कि आप हमारे साथ आएँ और बाइकआउट करें कि ये रिगिंग हुई है और छोड़ दें, असेंबली में ना जाएं, अपने लोगों से कह दें। लोग भी मेरा ख्याल है नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि इतनी। चले देखते हैं ना कि अपोजिशन क्या करती है अगर अपोजिशन को वहाँ पर वोट नहीं मिलता। कादिर शाह साहब ये बताइएगा, फॉर्म 45 का आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर लेट सपोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर नशिस्तें ज़्यादा ले लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिलती, आगे का लाइहल क्या होगा आपका? देखें भाई, मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने कुछ नए रिजल्ट्स आपके पास आए तो आपने वो अपडेट किए। तो जो पहला रिजल्ट बताया अस्तोर 1 का, तो ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपके शो में कह रहा था कि मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए पोलिंग स्टेशंस के जिसपे ऑलरेडी प्रोसेस स्लो कर दिया गया है, जो हमें सारी शीट्स वहां से व्हाट्सएप के जरिए मिल रही थी, जो इलेक्शन कमीशन को भी जमा कर दी गई है। ये अस्तोर 1 नौगाम का एरिया है। नौगाम में ये 3 बजे से बिल्कुल प्रोसेस स्लो, लाइनें लगी हुई लेडीज पोलिंग स्टेशंस पे, और प्रोसेस 15-15 मिनट 17 मिनट
12 मिनट लग रहे थे एक वोट कास्ट करने में। देखिए, ये मुख्तलिफ जगहों पे शिकायतें आती हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि प्रोसेस को जो है वो जितने लोग वहां पे खड़े हैं, जितनी रियायत आई है, लोग आए, मेरी माएँ बहनें पहुंची हैं, उनका वोट तो कास्ट करवाया जाए। आपने क्वेश्चन किया कि अगर तहरीक इंसाफ ले जाती है, देखिए इस वक्त तो वाज़ेह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने वोट दो, सूबा देंगे। चलिए एक रिजल्ट और आ गया, वो देख लेते हैं कि वहां पर कौन आगे इस वक्त जा रहा है। GBA का ही रिजल्ट है 7, इसका दुबन में 30 में से 16 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट सामने आया है। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। एक न्यूज ब्रेक हमें लेना है, जिसके बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।